नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24 हुई जारी। आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट, भारत डिजिटल क्रांति में आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ शुरू। भारत का पहला मेडल शूटिंग से आया। मनु भाकर ने रचा इतिहास। और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फिर विवाद। सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। केजरीवाल को बताया एक्साइज पॉलिसी स्कैम के सूत्रधार। आइए शुरू करें। आरबीआई ने रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आरसीएफ फॉर द ईयर 2023-24 जारी की है। इसके मुताबिक 2026 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी जीडीपी में 20% होगी। ये हिस्सेदारी वर्तमान में जीडीपी के मुकाबले 10% है। वित्त का डिजिटलीकरण अगली जनरेशन के लिए बैंकिंग सुविधाओं को किफायती कीमतों पर मुहैया करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। देश ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देते हुए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी वित्तीय तकनीक को बढ़ावा दिया है। कई सारे फैक्टर्स ने भारत में इस रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। हालांकि 2023 में भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन 55% तक था, लेकिन हालिया 3 सालों में इंटरनेट यूजर बेस 199 मिलियन तक बढ़ा है। भारत में इंटरनेट से जुड़े कुछ अन्य आंकड़ों को देखते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा की लागत औसतन सबसे कम है। भारत में प्रति जीबी एक व्यक्ति को औसतन 13.32 रुपए खर्च करने होते हैं। लेकिन मोबाइल डेटा की खपत के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत में 2023 में औसतन प्रति यूजर हर माह 24.1 जीबी डेटा की खपत करता है। ऐसे ही रिपोर्ट में यूपीआई का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यूपीआई ने रिटेल पेमेंट्स में क्रांति ला दी है। इससे पेमेंट्स तेजी से और ज्यादा आसानी से हुई है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी के दौर में भी आरबीआई आगे चल रही है। जैसे कि आरबीआई ने ई-रूपी और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट के तौर पर लॉन्च किया है। इसके अलावा डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में भी ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इसके अलावा डिजिटलीकरण से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बेहतर ढंग से काम कर रहा है। रिपोर्ट में डिजिटलीकरण से जुड़ी तमाम चुनौतियों का भी जिक्र है। इसमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा बायस, थर्ड पार्टी रिस्क और कस्टमर प्रोटेक्शन जैसी चुनौतियां शामिल हैं। डिजिटलीकरण से मतलब है हर फ्रंट पर डिजिटल तकनीक का समावेशन। जब हम वित्तीय सेवाओं में डिजिटलीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लेन देन और बैंकिंग जैसी सेवाओं में डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले आप बैंक की लंबी लाइन में लगकर पैसे निकालते थे, अब आपके पास एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड से आप बिना बैंक की लाइन में लगे जब चाहे अपनी सुविधा के मुताबिक अपने अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही पहले पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाकर फॉर्म भरकर पैसे ट्रांसफर हो सकते थे। कहीं दूर भेजना हो तो मनी ऑर्डर जैसी सुविधा थी। लेकिन अब पलक झपकते ही यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी सुविधाओं से मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा पहले लोगों को सरकार सब्सिडी या नगद मुहैया कराती थी, तो लाल फीताशाही और लेट लतीफे के चलते लोगों तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। अब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचा रही है। 33वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो चुकी है। ये समर ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले हैं। अभी तक के रिकॉर्ड्स में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल शूटिंग में मनु भाकर ने जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही वे पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक की शूटिंग चैंपियनशिप में पदक जीता हो। इस इतिहास को रचने के बाद उन्होंने एक और इतिहास रचा। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड प्रतियोगिता में सरबजोत सिंह के साथ भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अभी जब मैं खबरें डिस्कस कर रहा हूं तब तक भारत ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। दोनों ही शूटिंग से हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज हैं। भारत का ओलंपिक में पदकों का खाता भी पेरिस से ही खुला था। 1900 में ओलंपिक पेरिस में आयोजित हुए थे। इसमें भारत की तरफ से नॉर्मन पिचर्ड ने हिस्सा लिया था। वहीं स्वतंत्र भारत का पहला मेडल साल 1952 में हेलेंस्की में आयोजित ओलंपिक में केडी जाधव ने जीता था। केडी जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता। वहीं महिलाओं में ओलंपिक का पहला पदक भारत के लिए कर्णम मल्लेश्वरी ले आई थी। उन्होंने 2000 साल में सिडनी में आयोजित हुए ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में पदक जीता। ओलंपिक में गोल्ड के लिए भारत को एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल राइफल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे। यह मेडल साल 2008 में बीजिंग में आयोजित हुए ओलंपिक में हासिल हुआ था। आपको बता दें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। इनकी शुरुआत फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोरबाटिन
के प्रयासों से हुई थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। 32वें समर ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था। साथ ही जुलाई 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में बदलाव किया है। नया आदर्श वाक्य है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्यूटर, यानी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। आप जानते हैं ओलंपिक के सिंबल के 5 रिंग्स का क्या मतलब है? ये रिंग्स दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित हुई। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। इस दौरान इंडो पैसिफिक में चीन की तेज होती आक्रामक गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। इसमें साउथ चाइना सी में बढ़ रहे विवादों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। क्वाड क्या है, कौन इसमें शामिल है, इस पर बात करने से पहले हम एक दफा इस बैठक के कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बैठक में एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात को दोहराया गया। इसमें चीन द्वारा साउथ चाइना सी में किए जा रहे मिलिट्री यूज को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बैठक के ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि इंडो पैसिफिक को एक ऐसा क्षेत्र बनाने की इच्छा है जिसमें न ही कोई एक देश किसी पर हावी हो, न ही किसी एक देश का प्रभुत्व हो। कुल मिलाकर देशों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन की बात कही गई है। हर देश हर तरह के दबाव से मुक्त हो और अपने भविष्य के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। बैठक में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम को हिंद महासागर तक एक्सपेंड करने की बात कही गई है। इसका मकसद है कि रणनीतिक तौर पर अहम मैरीटाइम वाटर्स की मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आइलैंड नेशन पलाऊ में एक ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की स्थापना की बात कही गई है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर भी एक क्लियर कट मैसेज दिया गया। क्वाड के देश अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद जैसी गतिविधियों के लिए न होने दें। इसके अलावा वैश्विक मुद्दे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा और म्यांमार संकट को लेकर भी चर्चा हुई। क्वाड का स्टैंड इन सभी मुद्दों पर शांतिपूर्ण समझौते का है। आपको बता दें, क्वाड समान सोच वाले लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना है। हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना इसके मकसद में शामिल है। क्वाड की सबसे पहले संकल्पना 2007 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दी थी। हालांकि यह अपने अस्तित्व में 2017 में आया। क्वाड का पहला औपचारिक सम्मेलन 2021 में वर्चुअली आयोजित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से खबरों में हैं। दरअसल एक्साइज पॉलिसी स्कैम में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की अर्जी पर फैसले को रिजर्व कर लिया है। साथ ही इस मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट में एक्साइज पॉलिसी स्कैम का सूत्रधार अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। सीबीआई के मुताबिक अगर उन्हें जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, चार्जशीट एक फाइनल रिपोर्ट होती है जिसे पुलिस ऑफिसर या जांच एजेंसियों द्वारा किसी मामले की पूरी जांच के बाद तैयार किया जाता है। चार्जशीट तैयार होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज इसे मजिस्ट्रेट को भेजता है। मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट में दर्ज अपराधों पर नोटिस लेने की शक्ति होती है। चार्जशीट में मामले से जुड़ी हर छोटी से छोटी जरूरी सूचना दर्ज की जाती है, जैसे अरेस्ट कब किया गया, कस्टडी में कब ले आया गया, किए गए अपराध और लिए गए एक्शन से जुड़े सभी सवालों के जवाब चार्जशीट में होते हैं। चार्जशीट इतनी जरूरी रिपोर्ट होती है कि इसके बिना आपराधिक कार्यवाही शुरू ही नहीं हो सकती। इसके जरिए ही दोषी व्यक्ति को पता चलता है कि उस पर कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। चार्जशीट को दोषी के खिलाफ 60 से 90 दिनों के भीतर दायर करना जरूरी होता है। प्रेस्क्राइब्ड समय सीमा के भीतर चार्जशीट दायर न होने पर दोषी को जमानत मिल सकती है। आपको बता दें कि एफआईआर और चार्जशीट 2 अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। एफआईआर किसी मामले में लिखी गई पहली रिपोर्ट होती है, वहीं चार्जशीट को पूरे मामले की जांच के बाद दायर किया जाता है। चलिए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है यवन प्रिय। दरअसल भारतीय काली मिर्च को यूनान और रोम वासियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। यूनान और रोम में इसकी बहुत मांग थी। काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। इसका ओरिजिन भारत के केरल में है। काली मिर्च के पेड़ को पाइपर नाइग्रम के नाम से जानते हैं। इसमें लगने वाली बेरीज को सुखाकर काली मिर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की गई। इसकी मेजबानी दुबई में हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा की गई है। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया इंजीनियर्स को सशक्त बनाने की एक नई पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इंजीनियरों को उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करना और भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन, नॉलेज और नेटवर्क प्रदान करना है। इस फोरम में वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा, जिन्हें इंजीनियरों का सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। साइट्स ने भारत से अगरवुड के निर्यात को आसान बनाया। अगरवुड की खेती भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में की जाती है। एक्विलारिया मेलाकेंसिस या अगरवुड एक सुगंधित पेड़ है। इसे गहारू के नाम से भी जानते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तेजी से ग्रोथ करता है। इसके विकास के लिए जरूरी तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 80% के करीब। इसका उपयोग अरोमा इंडस्ट्री, मेडिसिन निर्माण, एयर फ्रेशनर और प्यूरिफायर निर्माण में किया जाता है। इसे IUCN की गंभीर रूप से संकटाग्रस्त सूची और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया है। जिया राय दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी। उन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार किया। जिया ने 17 घंटे और 25 मिनट के समय में इंग्लैंड के एप्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोर्टे ड्यूम तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। इस दौरान उन्होंने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। जिया राय अंतर्राष्ट्रीय ओपन वाटर पैरा तैराक हैं। विकलांगता होने के बावजूद उनके नाम पर कई उपलब्धियां दर्ज हैं। वे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इस सफलता को ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इससे पीड़ित लोगों को सोशल कम्युनिकेशन और बातचीत में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसे एक आजीवन डिसऑर्डर माना जाता है। वर्तमान में धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कॉलर आईडी स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वास्तविक नंबर नहीं होता, बल्कि मनचाहे नंबर को चुनने और कॉलर आईडी सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इस तरह की प्रैक्टिस में कॉलर आईडी जानकारी में हेरफेर करके एक अलग नंबर प्रदर्शित करना शामिल है, जिससे ऐसा लगता है कि कॉल किसी वैध स्रोत से आ रही है। उदाहरण के लिए आपके पास जो कॉल आया है उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय या उसके आसपास के पुलिस स्टेशन या आपके किसी करीबी रिश्तेदार की कॉलर आईडी दिख रही है। ऐसे में लोगों को लगता है कि सच में यह फोन वैध स्रोत से आया है, जबकि सच्चाई यह है कि फर्जी नंबर और कॉल के जरिए आपको गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के कॉल में आपको डराकर पैसे की मांग करना या अन्य तरह की डिमांड भी की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली से आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की। यह पहल ऐसे उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित करने के लिए शुरू की गई है जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हों। इसके अलावा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल प्रतिभागियों को अपने विचार और नवाचार ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा देगा। इसमें 7 विषयों जल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, अपशिष्ट कम करें, कचरे को कम करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग न करें, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों और स्वस्थ जीवन शैली को शामिल किया गया है। अब समय है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलने वाला यवन प्रिय शब्द द्योतक था, हाथी दांत का, काली मिर्च का, भारतीय मलमल का या फिर भारतीय भाषा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक का दर्जा किसने हासिल किया? जिया राय, माना पटेल, शिवानी कटारिया या फिर आरती साहा। आइए देखिए पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था सुदर्शन 400 है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी, युद्धपोत या फिर युद्धक टैंक। सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था लेक मराकाइबो स्थित है रूस, चीन, वेनेजुएला या फिर USA और सही जवाब है वेनेजुएला, विकल्प सी। तो आज इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस बुलेटिन को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।